Hello students, I am Ajit Upadhyay. Today we will discuss about the third lecture on the chapter solution. In previous lectures we will study about solution, its definition, its use in daily life and its type. In second lecture we will study about concentration and its expression. A large number of numerical problems also solved in that lecture. Okay. In third lecture, yani in this lecture, we should study about solubility of solid in liquid as well as solubility of gas in liquid. हम इन दोनों टॉपिक्स की बेहतर तरीके से यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. जैसा हम जानते हैं कोई भी सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट. सोल्यूट और सॉल्वेंट ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिससे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन बना सकते हैं. अब इस होमोजीनियस सॉल्यूशन में जो हमारे सोल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी होती है किसी गिवन टेम्परेचर पे, वही उसकी सोल्युबिलिटी बोली जाती है. यानी हम लोग डेफिनीशन नोट करेंगे. डेफिनीशन नोट करिए सोल्युबिलिटी की. साथ के साथ आप अपनी नोटबुक पे नोट करते जाइए. मैं आपको डेफिनीशंस बोलता जाऊंगा सिंपल वे में. तो लिखिए, सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature. Okay, in other words, the maximum amount of solute present in any solution at any given temperature is called its solubility. ओके, अब बेटा हम बात करेंगे कि सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है नेचर कैसा है हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट का. सेकंड, टेम्परेचर का असर होता है. तीसरा, ये प्रेशर का भी असर होता है. लेकिन अगर हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो सॉलिड इन लिक्विड की सोल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई असर नहीं होता है, बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल. दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसी सोल्युबिलिटी टर्म की, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. हेंस स्टूडेंट, देयर आर टू फैक्टर्स which can affect the solubility of solid in liquid. Okay, what are these factors? First factor is the nature of solute and solvent, and second factor is temperature. हमने आपको बताया कि solubility of solid in liquid is independent of pressure. So हमें इन्हीं दोनों फैक्टर्स की बात करनी है. नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करेंगे पहले. सपोज करिए कि हमारे पास दो बीकर हैं. ओके, अब इन दोनों बीकर्स में हम लोग वाटर भर लेंगे. वाटर लेने के बाद हम इसमें कुछ अमाउंट NaCl मिलाएंगे. ओके, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं NaCl और शुगर. अगर हम डिफरेंट बीकर्स में जिसमें वाटर प्रेजेंट है पहले से, इसमें अगर हम डिजॉल्व करें तो हम देखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट दीज आर ईजिली डिजॉल्व इन वाटर. बट अगर हम इन्हीं सब्सटेंस को चेंज कर दें, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं हमारे पास जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं. जैसे हम लोग फिनॉक्सिलीन ले लें, नेफ्थलीन ले लें, एंथ्रासीन ले लें. इनको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते. अब इसके पीछे क्या रोल है? तो बेटा स्टूडेंट्स,
हमने इसके पहले क्लासेस में पढ़ी हुई है। एक छोटा सा वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, एक छोटा सा सेंटेंस पढ़ा हुआ है, लाइक डिजॉल्व लाइक। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस? हियर लाइक मीन्स पोलर, पोलर dissolve polar, and non-polar dissolve non-polar. Means if you have a polar solute, then it is easily dissolved in polar solvent, and if you have non-polar solute, then it is easily dissolved in non-polar solvent. अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के लिखेंगे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स, और इसमें हमने जो बात बताई है सबसे ऊपर लिख देंगे लाइक डिजॉल्व लाइक, और उसमें लिखेंगे सोल्यूट, सोल्यूट के नीचे लिख दीजिए पोलर प्लस सॉल्वेंट पोलर, और ये आपस में डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, NaCl आप एक बीकर में लिए और दूसरे में हमने शुगर डाला, दोनों वाटर में डिजॉल्व हो गए। सेकेंड हम लोग लिखेंगे, अगर हम इसी में अब अपना जो एंथ्रासीन है या नेफ्थलीन है, इसके लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज करें तो वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे हमारे पास बेंजीन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, तो हम उसमें लिखेंगे नॉन पोलर सोल्यूट्स आर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक नेफ्थलीन डिजॉल्व इन बेंजीन एंड एंथ्रासीन डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ नेचर की बात करते हैं। जो नेचर है बेटा अपना सोल्यूट और सॉल्वेंट का, उसमें वी नो दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स अकर्स इन सॉल्यूशन। वन अट्रैक्शन फोर्स लाई बिटवीन सोल्यूट पार्टिकल, सेकेंड टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लाई बिटवीन सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स, एंड थर्ड टाइप ऑफ attraction force lie between solute and solvent attraction force. So इन्हीं अट्रैक्शन फोर्स के बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नेचर होता है, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में कितना ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा इनकी सोल्युबिलिटी होगी। नॉन पोलर सब्सटेंस जो होते हैं वो नॉन पोलर सब्सटेंस के साथ आसानी से अटैच हो सकते हैं, उनके साथ होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं। इसी तरह पोलर सब्सटेंस के साथ आसानी से मिल सकते हैं, उनके साथ होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं। सो लाइक डिजॉल्व्स लाइक मीन्स इफ यू हैव नॉन पोलर सोल्यूट पार्टिकल्स देन इट इज इजीली डिजॉल्व इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट। इफ यू हैव पोलर सोल्यूट पार्टिकल देन इट इज इजीली डिजॉल्व इन पोलर solvent particles. Okay, so this factor is very easily आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगर टेम्परेचर की बात करें, यानी solubility of solid in liquid टॉपिक के अंदर अगर हम फैक्टर बात करें टेम्परेचर की, तो बेटा वी नो दैट जब any solute particle dissolve in a solvent then there are 2 process takes place. फर्स्ट क्या प्रोसेस होती है? पहली प्रोसेस में जो अपने सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं आपस में, और वे किसके साथ अटैच होना चाहते हैं? वे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ अटैच होते हैं। तो इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। इसका मतलब बेटा हमारी प्रोसेस यानी डिजॉल्वेशन की जो प्रोसेस है वो आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, 2 तरीके की प्रोसेस हो सकती है। जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड सब्सटेंस में डिजॉल्व करते हैं तो ये प्रोसेस 2 तरीके की हो सकती है। फर्स्ट इज एंडोथर्मिक एंड सेकेंड इज एक्सोथर्मिक। सम एग्जाम्पल्स, जैसे बेटा अगर आप चूने के पत्थर को पानी में डिजॉल्व करें, यानी वाटर में चूने के पत्थर को डिजॉल्व करें, तो आप देखेंगे कि वाटर बिकम हीट। जो अपना वाटर होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसका टेम्परेचर राइज अप हो जाता है। इसका मतलब ड्यूरिंग द डिजॉल्वेशन सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड। ओके, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है?
ऐसी कंडीशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है उसमें हीट रिलीज होती है। इसका मतलब वी कैन से दैट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन प्लस हीट। अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? आप सभी जानते हैं जब हीट रिलीज होती है तो हीट को प्रोडक्ट की तरफ लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इफ़ यू राइज अप टेम्परेचर देन व्हाट हैपन, द सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज। आप सबको समझ में आया होगा कि अगर हमारा जो डिजॉल्वेशन की प्रोसेस है वो अगर एक्सोथर्मिक होगी बेटा, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर राइज अप करने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। और ऐसा ही होता है क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल काम करता है जिसको हम ला-सा-तेलिए प्रिंसिपल बोलते हैं। ऐसा उस प्रिंसिपल को आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। यानी जो अपना इक्विलिब्रियम होता है वो उस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है जहाँ से वो जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे। ओके, अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें जहाँ पे हमने सोल्युबिलिटी टर्म यूज करा था तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं किसी गिवन टेम्परेचर पे। अगर हम उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डालेंगे बेटा तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब अगर जहाँ पे और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व होते रहते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं, और जिसमें प्रेसिपिटेट बच जाता है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब आप बना चुके हैं किसी एक टेम्परेचर पे, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई सॉल्यूशन अगर हमारा सैचुरेटेड है तो टेम्परेचर कम करने या टेम्परेचर बढ़ाने से उसके सैचुरेशन स्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। मींस अगर अगर रूम टेम्परेचर पे यानी अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस पे एनी सॉल्यूशन इज इन इट्स सैचुरेटेड कंडीशन, देन व्हाट हैपन व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड। तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये जो अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। मैंने जैसा बताया है कि जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब नए बॉन्ड बनते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब बेटा जब भी अपना कोई सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो इसमें दोनों प्रोसेस चलती हैं, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है और कुछ एनर्जी रिलीज भी होती है। ऐसी कंडीशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें रिक्वायर एनर्जी इज लेस देन हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सॉलिड अपार्ट। मीन्स क्या हुआ कि जो डिजॉल्विंग प्रोसेस है उसमें जो एनर्जी बाहर निकल रही है दैट इज़ ग्रेटर, और जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। तो ऐसे रिएक्शंस को, ऐसे प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। बट इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट इज रिलीज टू सराउंडिंग। सो क्या होगा बेटा ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में हमको बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अगर हमने एनर्जी बाहर से दी तो फिर इसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन प्लस हीट। और हीट यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की तरफ रखा हुआ है, इसका मतलब हीट इसमें रिलीज हो रही है, और जहाँ हीट रिलीज होती है वहाँ पे हम हीट देने से रिएक्शन हमारी स्लो हो सकती है। इसका मतलब प्रोसेस स्लो हो जाएगा। सो बेटा यहाँ पे नोट करेंगे कि टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस solubility decreases by the increment of temperature. सम एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट की सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को राइज अप कर देते हैं। ऑन द सेकेंड है
आप अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमको पता है जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और जो एनर्जी रिलीज होनी है वो कम होगी। ओके, सो हीट गिवन ऑफ इन द डिजॉल्विंग रिएक्शन इज लेस देन हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सॉलिड अपार्ट। क्लियर है सबको? यानी यहाँ पे हीट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और हीट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक बोलते हैं। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, if we give some amount of energy to this solution, the solubility of solute particles are increases। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट गिव्स सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको रिएक्टेंट की तरफ ही हीट रखा गया, इसका मतलब हीट यानी टेम्परेचर इज रिक्वायर फॉर दिस सिचुएशन। और इस सिचुएशन में अपना जो सोल्यूबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। ओके बेटा, अगर हम इसके ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाना आप सीख चुके हैं, बना सकते हैं आप इसको। आप अपनी कॉपी में बाकायदे आप इसको नोट करेंगे, नोट डाउन करके एक बढ़िया सा नोट्स तैयार करेंगे कि व्हाट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, इसके सम एग्जांपल्स हैं। सोडियम नाइट्रेट है आपके पास, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है। इन सब की सोल्युबिलिटी वाटर में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके बेटा, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले फैक्टर की तरफ चलेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अभी तक हम लोगों ने बात किया है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये जो बेटा फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड के बारे में बताया गया है कि इसको हम कोल्ड पैक में रखने के लिए क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है? इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट इट रिक्वायर हीट। अगर ये अपने सॉल्यूशन बनाएगा तो इसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या करता है, हीट ये अपने सराउंडिंग से अपने अंदर खींच लेता है, जिससे हमारा फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो ठंडक में रहता है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर लो रहता है। तो टेम्परेचर लो रहने से हमारी जो दवाइयाँ हैं, हमारी मेडिसिन्स हैं, वे सेफ रहती हैं। ओके बेटा, सो अब अब हम लोग बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके बेटा, हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रेशर है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था जब हम सॉलिड को डिजॉल्व किए थे लिक्विड में। यानी द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर सिंस सॉलिड्स आर एंड लिक्विड्स डू नॉट कंप्रेस्ड। ओके, तो वी नो दैट वेरी वेल, हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की अगर आप बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि 3 फैक्टर काम करेंगे। पहला फैक्टर तो अपना नेचर है, जैसा मैंने पहले बताया था, लाइक डिजॉल्व लाइक। सेकेंड टेम्परेचर है और थर्ड प्रेशर की भी बात होगी यहाँ पे। इसका मतलब बेटा यहाँ पे एक टर्म ये भी पूछा जाता है, आपको 2 गैसेस दी जाएंगी जैसे CO2 और O2, पूछा जाएगा वाटर में कौन ज़्यादा डिजॉल्व है। तो जो ईजिली लिक्विफाई हो जाए वो गैस ज़्यादा डिजॉल्व होता है। इस बात को आप कहीं नोट करेंगे, विच गैस इज ईजिली लिक्विफाइड, यानी ईजिली मीन्स होता है कम टेम्परेचर पे जो लिक्विफाई हो जाए वो उतनी ज़्यादा सोलूबल होती है। तो अगर आपको इनके लिक्विफिकेशन के पॉइंट्स दिए होंगे तो आप उनके बिहाफ पे इनकी सोलबिलिटी पता कर सकते हैं। जैसे CO2 कम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाती है O2 से, तो CO2 की सोलबिलिटी ग्रेटर होगी देन O2 इन वाटर। ओके बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं वाटर इज वेरी, इन वाटर ऑक्सीजन इज वेरी इसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ, फॉर देयर ब्रीथिंग। ओके, सो एक क्वेश्चन इसमें बेटा बहुत अच्छा पूछा जाता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था कि व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स फील वेल इन विंटर सीजन रादर देन समर सीजन। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से घुमाकर पूछ सकते हैं और इसके आंसर आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है। हम जानते हैं बेटा प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो सकता है। प्रेशर बढ़ाने पर जो अपने
गैस के पार्टिकल्स हैं वे लिक्विड में ज़्यादा आसानी से डिजॉल्व हो सकते हैं। सामने जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें इस समय गैस और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। जितने पार्टिकल्स गैस के लिक्विड के अंदर जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स लिक्विड से बाहर भी आ रहे हैं। बट सपोज करो कि अगर हम इस पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा? व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेज, देखिए P2 इज ग्रेटर देन P1, तो इन केस ऑफ P2 जब आप इस पर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल्स डिजॉल्व इन वाटर। ओके, इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होती है। जो बाहर के सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है और एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथिंग कर लेते हैं। ओके, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने नेचर की बात नहीं करी है, नेचर की बात पहले जैसी है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके, बट इन केस ऑफ प्रेशर आपको समझ में आया होगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। और इस चीज़ को सबसे पहले हेनरी साहब ने बताया था और इसीलिए हेनरी साहब ने जो बताया उन्हीं के बिहाफ पर एक लॉ बनाया गया जिसको हम हेनरी लॉ बोलते हैं। हेनरी साहब के बाद एक डाल्टन साहब भी आए थे। डाल्टन साहब ने इसी चीज़ को थोड़ा सा अपने वे में बताया था। यानी हेनरी लॉ क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस की सोलिबिलिटी उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हेनरी साहब ने बताया था। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और हमारे डाल्टन साहब ने कहा कि जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिन गैस का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उनकी सोलिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे इन्होंने यूज किया एक नया वर्ड वेपर प्रेशर का, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाले हैं कि ये वेपर प्रेशर क्या होता है। तो हम हेनरी लॉ की बात करेंगे। ये जो वेपर प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर है इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि हेनरी साहब ने कहा था कि solubility of gas is directly proportional to its pressure. If solubility of gas is represented by mole fraction of gas of that gas, so यानी मोल फ्रैक्शन से अगर हम रिप्रेजेंट करें किसी गैस की सोलिबिलिटी को उसके मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करें तो हेनरी लॉ क्या बन सकता है? हेनरी लॉ बन सकता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यानी जो इसका ऑपरेटर्स है, इस ऑपरेटर्स में जो आपका प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर जो इसका दिखाई देगा आपको, वो पार्शियल प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। ये इक्विपमेंट जो आपको सामने दिख रहा है ये पार्शियल प्रेशर मेजर करने का एक इक्विपमेंट है। इससे हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मेजर कर सकते हैं। आप ये लिक्विड के लेयर्स में जो डिफरेंस देख रहे हैं, इस डिफरेंस से ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस से पता लगता है ये जो डिफरेंस है ये प्रेशर के बराबर होता है। ओके, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। और इसी को हम मैथमेटिकली अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू X, वेयर P क्या है? P इज़ द वेपर या पार्शियल प्रेशर है, गैस का पार्शियल प्रेशर है या इसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो है, और गैस की सोलिबिलिटी X है। X यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में है। सोलिबिलिटी हमको कहीं कहीं फॉर्मूलों में मोलैरिटी और मोलैरिटी के टर्म में भी दी रहेगी, बट हम उस सोलिबिलिटी को अगर हम वहाँ पे हमें KH क्या होता है बेटा? KH इज़ द हेनरी लॉ कांस्टेंट, P इज इक्वल टू KHX। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, P इज इक्वल टू KHX, जहाँ KH क्या है? KH इज़ द हेनरी लॉ कांस्टेंट। आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इसमें, आप अपने बुक के 2.6 वाले न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, 2.7 भी कर सकते हैं, बट आप इसमें देखेंगे बेटा कि जो इनकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी के टर्म में भी हमको कहीं कहीं सोलिबिलिटी दी रहेगी, बट हमको अगर
हेनरी लॉ लगाना है तो उसमें हमें सोल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा। ओके बेटा। सो अगर हम ग्राफ एक ड्रॉ करें पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जो इसका स्लोप होगा वो KH के इक्वल हो सकता है। ओके, सो नोट डाउन। With the help of this graph, we can say that if partial pressure of gas is increases, then solubility is also increases. Okay, so आप साथ के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर्स के भी करते जाइए, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, साथ के साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं उनको सॉल्व करिए। बेटा इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें आपको मैंने कई गैसों के KH की वैल्यू उनके डिफरेंट टेम्परेचर्स पे दिखाने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वी कैन से दैट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन KH द वैल्यू ऑफ KH इज आल्सो इंक्रीजेज। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर हम N2 की बात करें तो 293 और 303 पे देखिए इनके KH की वैल्यू नीचे जाने पे बढ़ रही है। इसका मतलब व्हेन टेम्परेचर इज राइज अप देन वैल्यू ऑफ KH इज आल्सो राइज अप। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इज इक्वल टू KHX। इसका मतलब सोलिबिलिटी एंड KH के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है बेटा। जिस गैस का KH जितना ज़्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब वी नो दैट हम ये जान चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। बहुत अच्छा आपको समझ में आया है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीजेज। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक। इसमें हीट बाहर को रिलीज हो रही होगी क्योंकि हीट देने पर इसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सो डिजॉल्वेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, गैस प्लस सॉल्वेंट गिव्स आउट सॉल्यूशन प्लस हीट। इस बात को आप नोट करिएगा कि व्हेन सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, ये दोनों तरीके का हो सकता है। सो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है प्रोसेस और एंडोथर्मिक भी। बट व्हेन गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इट इज़ ओनली वन टाइप। कैसा हो सकता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है। ओके, अब इस पे वो आपका जो पिछला क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट किया है उसका आप जवाब देंगे कि व्हाट हैपन या वाई एक्वेटिक एनिमल फील्स कंफर्टेबल इन विंटर सीजन रादर देन समर सीजन। तो आपको इसका आंसर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करिए बिकॉज ये पिछले कई सालों में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ओके, और आप इसका सॉल्यूशन भी सोच करके लिख सकते हैं। बेटा मैंने कई बार बताया है आपको कि आप अपने नोट्स साथ के साथ तैयार करते रहिए। हम चाहते हैं अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, और अगर आप आज की चीज़ों को कल पे छोड़ देंगे तो आपको आगे चल कर के काफ़ी बर्डन होगा, तब आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए साथ के साथ आप चलते रहिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर करता हुआ चलूँ और उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते रहिए। इन दिस चैप्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, सो बेटा देखिए आपके सामने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है कि हॉट वाटर टेस्ट फ्लैट बिकॉज द ऑक्सीजन इन इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाई हीटिंग। ओके, लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन होगी तो हमें इसका स्वाद दूसरे टाइप का लगेगा, यानी ठंडे पानी और हॉट वाटर में यही डिफरेंस होता है। अब सामने आपके पास क्वेश्चन वही वाला है, हाउ हैव यू एवर वंडर्ड वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसका सोल्यूशन भी करिए बिकॉज इसका सिंपल सा आंसर है
कि इन हॉट वाटर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होती है, इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स फील वेल। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस कुछ इंडस्ट्री में होती है और कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी होती हैं। ओके, इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके पास ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके, कार्बोनेट ड्रिंक्स जो होती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाई प्रेशर के साथ इसमें भरते हैं। ओके, टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज स्केल्ड अंडर हाई प्रेशर। मीन्स आपको समझ में आया होगा, जितनी आपकी ये पेप्सी कोको कोला की बोतलें होती हैं, अगर इनको आप फ्रिज में इसीलिए रखते हैं, ये भी पूछा जाता है कि व्हाई सॉफ्ट ड्रिंक्स केप्ट इनटू लो टेम्परेचर, इनको लो टेम्परेचर पे स्टोर क्यों किया जाता है, बिकॉज इन लो टेम्परेचर द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज हाई, है ना। जैसे इसकी टेम्परेचर राइज अप होगा तो इसकी सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, इसीलिए जो ठंडी बोतल होती है उसके अगर आप ढक्कन को खोलेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट अगर चिल्ड नहीं है तो फिर उसमें से कुछ गैस वगैरह बाहर आती हुई आपको प्रतीत होती हैं। ओके, अब सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं बेटा, वे बहुत ही नीचे जब जाते हैं, डीप वाटर में, सी के अंदर जाते हैं, तो अंडर वाटर वहाँ जब हम मतलब डीप में जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है बेटा, वो क्या हो जाती है, वहाँ इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास गैस होता है, गैस के सिलेंडर में जो O2 और N2 की क्वांटिटी होती है, तो N2 की सोलिबिलिटी हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हर ये जो अपने पास जो ब्लू कलर के N2 के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे रेड BC के अंदर डिजॉल्व हो चुके हैं, है ना। अब ये जो रेड BC के अंदर ये डिजॉल्व है अपना, ये वाला, ये देखिए, तो इसमें क्या होगा कि जब हमारा स्कूबा डाइवर फिर ऊपर आएगा तो प्रेशर जब कम होगा बेटा, तो प्रेशर डिक्रीज होने पर ये जो अपने N2 डिजॉल्व हो गए थे हमारे ब्लड के अंदर, ये बबल्स के फॉर्म में निकलेंगे। यानी ये जो वाइट कलर को आपको दिख रहा है इसमें, ये बबल्स हैं। ये बबल्स जो निकल रहे हैं, ये बबल्स निकल रहा है, ये वाला। तो ये बबल्स क्या करेगा, धीरे से इस अपने ब्लड सर्कुलेशन है, इनमें अवरोध पैदा करेगा, और इसकी वजह से जो हमारा स्कूबा डाइवर है, इसके वेंस में दर्द होगा, और इस कंडीशन का नाम रखा गया है बेंड्स, BENDS, बेंड्स। ओके, तो ये बहुत ही पेनफुल होता है, डेंजरस भी होता है लाइफ के लिए। तो इससे बचने के लिए बेटा पूछा जाता है कि स्कूबा डाइवर्स के जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं, इसमें हम क्या करें कि इनको इस बेंड्स वाली परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इनका सिलेंडर होता है, इसमें N2 की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, बिकॉज N2 ही इनके लिए वो खतरा पैदा करती है बेटा। N2 डिजॉल्व हो जाती है ज़्यादा, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उसमें N2 जा कर के डिजॉल्व हो जाती है एट हाई प्रेशर। तो हम ऐसी गैस का यूज करते हैं N2 की जगह पे जिनकी सोलिबिलिटी उतनी ज़्यादा ना हो। तो उसमें एक बहुत बढ़िया गैस है हमारे पास, हीलियम। तो हम लोग क्या करते हैं कि N2 के स्पेस पर, यानी N2 की जगह हम लोग हीलियम भर देते हैं। ये देखिए, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग मिक्सचर है, इसमें 32% अबाउट 32% ऑक्सीजन है, 56% नाइट्रोजन एंड 11.7 यानी 12% के करीब हीलियम गैस इसमें भर देते हैं। तो इसमें तमाम तरीके के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि हीलियम क्यों भरते हैं, या जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं इनको बेंड की जो परेशानी होती है, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो नाइट्रोजन के प्लेस पर हीलियम भरा जाता है, यानी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम कर दी जाती है और हीलियम उस सिलेंडर में भरा जाता है, ताकि
उनको इस बेंड्स की परेशानी ना होने पाए। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका एक और बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है बेटा, जो अपने हाई एटीट्यूड पे जाने वाले लोग होते हैं उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। एट हाई एटीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल, सो दिस lead to low concentration of oxygen in the blood and tissue of the pupil living at high altitude. Okay, so low blood oxygen cause climber to become weak and unable to think clearly. ये बहुत इनको सोचने में दिक्कत होने लगती है और ये जो है थोड़े थक से जाते हैं, और इस स्टेज को हम लोग एनॉक्सिया बोलते हैं। बेटा इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ANOXIA, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक ऐसी प्रोसेस होती है, मतलब एक ऐसी स्टेज होती है जो जब हम जो माउंट पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, माउंटेनियर होते हैं, उनको इसका सामना करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे लो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उनके टिश्यू में, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। ओके, इसीलिए वहाँ पे दिक्कत होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसके एप्लीकेशंस भी। इसके जस्ट जो हमारा अब 4th लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर की। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।